हेलो बच्चों। अभी तक हमने आपको जर्नल एंट्री के अंदर जो उसका फॉर्मेट था वो समझाया था। उसके अलावा कुछ आपको मैंने जर्नल एंट्री करके भी दिखाई थी, तो ये आपको एग्जांपल तो समझ में आ ही चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री डायरेक्टली बिना किसी फॉर्मेट के ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्री आखिर लिखी किस तरह से जाती है। सबसे पहले डेबिट वाला जो नाम है वो लिखा जाता है, अमाउंट लिख दिया, और फिर क्रेडिट के लिए हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं और जो क्रेडिट वाली चीज़ है उसको बाद में लिखते हैं। मतलब पहले डेबिट वाली चीज़ लिखी जाएगी, लाइन डाल करके डेबिट लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट वाले कॉलम में, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके टू क्रेडिट वाली चीज़ लिखी जाएगी और क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा, और डेट है तो डेट, अदरवाइज सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो ये फॉर्मेट है और नीचे बाद में उसकी नरेशन लिखी जाती है। तो मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री फॉर्मेट के बिना बनाए ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये आप फॉर्मेट के अंदर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मेट के अंदर अगर मैं एक एक समझा करके लिखूँगा तो काफ़ी सारी क्लासेस वेस्ट हो जाएंगी। मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर बना रहा हूँ और ये आपको एंट्रीज एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी है। तो सबसे पहले इसमें से कुछ एंट्री मैंने 2-3 डिस्कस भी कर ली हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ। व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें आपको पता है एक तो कैश पर इफेक्ट पड़ता है और एक कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एक तो कैश पर और एक कैपिटल पर। कैश बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है। कैश का मतलब एसेट और कैपिटल तो डायरेक्ट है ही। एक कैश पे इफेक्ट पड़ा, एक कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा, दोनों चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि ये हम एंट्री कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। कैश बढ़ा तो एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब आपको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि ऐसा एसेट के बढ़ने पे क्या होता है, कैपिटल के बढ़ने पे क्या होता है। ये आपको गोल्डन रूल से पता चलेगा। तो फाइनली रिजल्ट निकला, कैश को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये वाली एंट्री है, ये आप इसी तरह से नोट करेंगे इसमें। सेकेंड एंट्री, व्हेन वी परचेज्ड एनी एसेट फॉर कैश। हमने कोई भी एसेट खरीदी लेकिन कैश में खरीदी, तो एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ा और एक एसेट नाम पे इफेक्ट पड़ा। एसेट नेम, जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी हमने एसेट खरीदी तो उस पर इफेक्ट पड़ा, और साथ ही साथ कैश पे इफेक्ट पड़ा। कैश आपका कम हो गया, एसेट का नेम बढ़ गया। ये एसेट है, ये एसेट कम हो गई, ये वाली एसेट बढ़ गई। ये वाली क्रेडिट हो जाएगी और ये वाली डेबिट हो जाएगी। कैश को क्रेडिट कर देना, एसेट नेम को डेबिट कर देना। एंट्री क्या बनी, एसेट नेम अकाउंट। एसेट नेम मतलब उसका जो भी नाम हो, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 50,000, तो 50,000 रुपये की आपने एसेट खरीदी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फ्रिज अकाउंट डेबिट। तो जो भी एसेट बढ़ी है उसको डेबिट कर देना, और क्या चीज़ कम हो गई, कैश, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके टू कैश अकाउंट 50,000, और बीइंग एसेट इज परचेज्ड फॉर कैश। ये इसकी नरेशन हो गई। क्लियर। 50,000 की हमने एसेट खरीदी थी, तो जो एसेट खरीदी उसके नेम को डेबिट करो, और कैश चला गया तो इसलिए कैश को क्रेडिट करो। थर्ड, व्हेन एसेट इज परचेज फॉर क्रेडिट, उधार खरीदी, फ्रॉम
अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड से हमने फॉर 30,000 की हमने कोई एसेट उधार खरीदी। अमित लिमिटेड कौन हो गया हमारे लिए? क्रेडिटर। हमने इससे उधार खरीदी, तो एक तो एसेट नेम पे फर्क पड़ा, एसेट नेम बढ़ गया, इसका मतलब एसेट बढ़ गई, डेबिट करेंगे। और दूसरा जो अमित लिमिटेड है उसका नाम भी तो आ गया हमारे पास, पहले अमित लिमिटेड तो कुछ था ही नहीं, अमित लिमिटेड का अकाउंट बढ़ गया हमारे पास, और ये हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। इसका अकाउंट बढ़ गया। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है, इसका अकाउंट बढ़ गया, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। भाई अमित लिमिटेड कुछ नहीं है, लेकिन अमित लिमिटेड हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए सिर पे तो बोझ डाल गया ना, क्योंकि अमित लिमिटेड से हमने उधार खरीदा है, तो अमित लिमिटेड का अकाउंट हमारे पास बढ़ गया। अमित लिमिटेड हमारे लिए क्रेडिटर है, और क्रेडिटर बढ़ती है तो क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। यानी कि फाइनली अमित लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, और एसेट के नेम को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री देख लीजिए क्या होगा। एसेट नेम जो भी नाम हो, अकाउंट डेबिट 30,000 टू अमित लिमिटेड 30,000 बीइंग एसेट नेम परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा तो बोझ बढ़ गया, बोझ बढ़ा है तो नाम तो लिखना पड़ेगा ना, जिस पार्टी से खरीदी है, तो उस पार्टी के नाम को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और हमारे पास जो एसेट आ गई है, एसेट हमारे लिए बढ़ गई है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है। तो 3 एंट्री हैं। नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन वी पेड सम एक्सपेंसेस फॉर कैश। जब हम कोई एक्सपेंस पे करें, लाइक सैलरी ₹5,000 की हमने सैलरी पे की। एक्सपेंस का मतलब आपको पता ही है, कोई भी खर्चा हमने पे किया, जैसे सैलरी पे की, वेजेस पे किए, कार्टेज पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, फ्यूल गैस एंड वाटर पे किया, टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो अगर हमने जैसे मान लीजिए सैलरी पे की है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक तो सैलरी पे इफेक्ट पड़ा, और दूसरा कैश पर। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसमें बढ़ना घटना नहीं देखा जाता, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। और कैश पे इफेक्ट पड़ा, कैश हमारे पास से कम हो गया, एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। फाइनली सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 बीइंग सैलरी पेड। खर्चा पे किया, खर्चा हमारे लिए डेबिट होता है, और कैश चला गया, कैश को क्रेडिट किया। नंबर 5, व्हेन वी पेड सैलरी फॉर ₹3,000 इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी। हमने अपनी लेबर को 3,000 रुपये एडवांस में सैलरी दे दी। तो अब इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रीपेड है। सैलरी की जगह कोई और भी खर्चा हो सकता है, जो भी नेम हो उसको देखेंगे। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो भी एडवांस आ सकता है, वेजेस भी जा सकते हैं, रेंट भी जा सकता है। तो हमने कुछ भी एडवांस दिया हो, लेकिन खर्चा एडवांस दिया हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रीपेड मोबाइल बिल है, ये सारे के सारे प्रीपेड कहलाते हैं, पहले से पेमेंट कर देना। तो उस सिचुएशन में एक तो आपके पास प्रीपेड सैलरी का एक अकाउंट आ गया, प्रीपेड सैलरी, ये अकाउंट आपके पास बढ़ गया। प्रीपेड सैलरी का जो अकाउंट है, क्योंकि खर्चा तो हुआ नहीं अभी,
खर्चा जब होता है तो उस केस में एक्सपेंस देखा जाएगा, लेकिन ये तो आपने एडवांस में पेमेंट की है, तो जब प्रीपेड सैलरी होगी तो ये आप एडवांस में पेमेंट करोगे तो इसका बेनिफिट बाद में उठाओगे। बेनिफिट अभी तक उठाया थोड़ी ना है। सैलरी अगर आपने दी है तो सैलरी अगर नॉर्मल खर्चे के तौर पे दी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आपने एडवांस में सैलरी दी है तो ये आपके लिए एक तरह से प्रीपेड का काम करेगा, मतलब आपकी एक एसेट बन जाएगी जिसका बेनिफिट आप अगले महीने या अगले 2 महीने या अगले 6 महीने तक उठाओगे। तो प्रीपेड सैलरी आपके लिए एसेट है। एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और दूसरा आपके पास कैश पे इफेक्ट पड़ा, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो फाइनली एंट्री बनी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश बीइंग सैलरी इज प्रीपेड। प्रीपेड के लिए P/P भी लिख सकते हैं। प्रीपेड ₹4 3000। 6th एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सारी वैसे इंपॉर्टेंट एंट्री चल रही हैं। व्हेन सैलरी ऑफ ₹22,000 इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी यहाँ पे प्रीपेड थी, लेकिन अब क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, तो कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। लेबर को सैलरी देनी थी 22,000 की, लेकिन अभी तक हम सैलरी नहीं दे पाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था वो एक अलग चैप्टर था। हो सकता है कि उसको पढ़ने के बाद आपको इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले, लेकिन वहाँ जो रूल थे वो यहाँ पर अप्लाई मत कीजिएगा। इसके सेपरेट रूल्स हैं, इसके सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसको पढ़ने का अलग तरीका है इस चैप्टर को। हो सकता है कि वहाँ पर जो अप्लाई किया था वो यहाँ पर थोड़े बहुत अप्लाई हो रहा हो, लेकिन आप एज इट इज़ अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में होगी। तो इसको जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, इसको आप इसी तरह से करते रहिएगा, याद भी। तो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग होने से कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट तो की ही नहीं। भाई आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है ना कि आपने पेमेंट नहीं की। प्रीपेड का मतलब है प्रीपेड में आपने पेमेंट कर दी, चाहे एडवांस दी हो, लेकिन पेमेंट तो की है, पैसे तो आपकी जेब से गए हैं। यहाँ पर क्या है, पेमेंट ही नहीं गई, पेमेंट आप कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो जब पेमेंट नहीं की तो आपके सिर पे बोझ भी आ गया। सिर पे बोझ आया तो एक हेड बन जाता है, एक अकाउंट्स बनाना पड़ता है आपको, अकाउंटिंग हेड बन जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म है O/O/S या फिर O/S। प्रीपेड के लिए P/P होता है, आउटस्टैंडिंग के लिए O/S होता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्रिएट हो गया आपके पास, ये बढ़ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है एक प्रकार से, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है भविष्य में। लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है आपके ऊपर एक प्रकार का बोझ बढ़ गया है, ये आपके ऊपर क्या है, बोझ है, भविष्य में आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो बोझ बढ़ता है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। लेकिन साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा, खर्चा हो चुका है। खर्चा होने का मतलब ये नहीं कि आपने पेमेंट कर दी, खर्चा एक अलग चीज़ है, उसकी पेमेंट एक अलग चीज़ है। खर्चा सैलरी था, मतलब सैलरी के नाम से खर्चा आपकी किताबों में शो हो चुका है। जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाया था उसमें भी बताया था, चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो, जो खर्चा है वो आपको शो करना पड़ेगा। इनकम मिली हो चाहे ना मिली हो, उसको आपको शो करना पड़ेगा। तो सैलरी आपके लिए खर्चा तो हो चुका है। आपने पूरे महीने जो लेबर से काम कराया, पूरे साल जो आपने लेबर से काम कराया, तो खर्चा तो हो चुका है। खर्चे का मतलब ये नहीं होता कि आपने जेब से पेमेंट कर दी उसी चीज़ को खर्चा बोला जाता है। खर्चे का मतलब है कि आपकी अकाउंटिंग बुक में उसको शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्रूअल बेस है, एक्रूअल बेस सिस्टम है, एक्रूअल सिस्टम है। तो एक्रूअल सिस्टम में वेदर पेड और नॉट, यू शुड राइट डाउन योर एक्सपेंस इन द बुक्स। तो आपको सैलरी के नाम से अपना जो खर्चा है उसको शो करना पड़ेगा। और सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर प्रीपेड सैलरी थी, देखिए यहाँ पर भी बात थी। सबसे पहले जो हमने सैलरी पे की थी, तो सैलरी आपके लिए खर्चा था, तो खर्चे को आपने डेबिट किया।
फिर सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, यानी कि इसका जो दूसरा इफेक्ट है, आपने अपनी जेब से सैलरी की पेमेंट भी कर दी, इसलिए कैश को इन्वॉल्व किया। अगर ये 5,000 अगर आप पे नहीं करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट बन जाता। इसका पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल सैलरी को आपने दिखाना ही दिखाना है। अगर आपने यूज़ कर लिया तो, अगर आपने सैलरी का उपभोग कर लिया, लेबर को आपने काम पर लगाया, आपने उनको पूरे महीने काम पर लगाया, उनसे काम के जो सर्विसेज थी वो ली, तो सैलरी को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। सैलरी एक्सपेंस है, उसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्रूअल बेस सिस्टम है। अगर आपने पेमेंट कर दी तो कैश को इन्वॉल्व करो, लेकिन अगर पेमेंट नहीं की तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करो। तो यहाँ पर सैलरी तो यूज़ होगी ही होगी, सैलरी तो डेबिट होगी ही होगी। अगर यहाँ पे पेमेंट कर दी होती इस 22,000 की, तो यहाँ पे कैश डिक्रीज हो जाता, एसेट डिक्रीज हो जाती, तो क्रेडिट हो जाता। लेकिन कैश की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, पेमेंट नहीं की, इसलिए क्या आ चुका है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो फाइनली क्या रिजल्ट निकला, सैलरी को डेबिट करो और सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करो। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखिएगा इसका। सैलरी अकाउंट डेबिट 22,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 22,000 being salary is outstanding for rupees 22,000। दोबारा देख लीजिए, अगर यहाँ पे इस 22,000 की पेमेंट कर दी होती तो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों सेम है। यहाँ भी सैलरी डेबिट हो रही है, यहाँ भी सैलरी डेबिट हो रही है, लेकिन यहाँ सैलरी डेबिट हो रही है, अगर उसकी पेमेंट कर दी जाती तो हो जाता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे पेमेंट कर दी थी इसलिए कैश को क्रेडिट किया, यहाँ पेमेंट नहीं की तो कैश की बजाय क्या नाम आ गया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये 6 एंट्री थी बेटा। अभी इसी तरह से मैं एंट्री आपको और करवाता रहूँगा।